हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका भाग 1 से लेके 4 तक की वीडियो मैं पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे भाग 5 का, जिसमें बताया गया है विद्यालय नेतृत्व के बारे में, यानी कि लीडरशिप वो क्या है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए और उसके कितने प्रकार होते हैं, और उसका विद्यालय का विजन निश्चित करने में हम किस प्रकार से उस नेतृत्व का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही इसमें बताया गया है व्यावसायिक दक्षता का विकास, सामुदायिक सहभागिता और समावेशी शिक्षा के बारे में। तो जो मेरे चैनल पर नए लोग आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पुराने हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, कृपया वो वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं विद्यालय नेतृत्व या स्कूल लीडरशिप के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि किसी भी संस्था का निर्माण या विकास कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम कुछ रणनीतियाँ या कुछ टेक्निक्स अपनाते हैं। तो किसी भी संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सही दिशा देने की और व्यक्तियों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता होती है, और उसी साथ लेकर चलने की जो प्रवृत्ति है उसी को हम कहते हैं नेतृत्व या लीडरशिप। तो नेतृत्व क्या है? नेतृत्व एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम अपने साथ काम कर रहे लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और उन्हें साथ ले जाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो नेतृत्व है या लीडरशिप है वो कई गुणों का एक समन्वित रूप है, एक प्रक्रिया है, एक मार्गदर्शन है और एक जिम्मेदारी है। जब हम विद्यालय तंत्र की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये नेतृत्व विभिन्न स्तर पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे कि स्कूल के लेवल पर ये हमारे हेड टीचर द्वारा दिया जाता है, तो ब्लॉक लेवल पर बीईओ सर के द्वारा, और वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये बीएसए सर के द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार से कोई भी शैक्षिक संस्थान है वो अपने संस्था अध्यक्ष के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो शैक्षिक नेतृत्व है उसके क्या गुण होने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले एक सफल नेतृत्व प्रदान करने वाला भाई एक नेता ही तो होता है, उसी के पीछे पूरी जो जनता है वो चलती है। तो स्कूल का नेता कौन है? हेड टीचर। अब उसमें कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए कि सारे बच्चे और सारा स्टाफ उसके कहे अनुसार चले और विद्यालय के विजन को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करे। तो सबसे पहले तो जो प्रधान अध्यापक है उसका विद्यालय विकास का एक स्पष्ट विजन होना चाहिए और उसकी एक कार्य योजना होनी चाहिए। साथ ही साथ उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने विचार दूसरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। लक्ष्य के अनुरूप योजना बनाना और उन्हें लागू करने के लिए दृढ़ क्षमता का होना उसका एक अन्य गुण है। इसके साथ ही उसे भविष्य की संभावित चुनौतियों का पूर्व अनुमान लगाना आना चाहिए और अपने साथ काम कर रहे शिक्षकों में टीम भावना विकसित करना और अपने आचरण और व्यवहार से स्वयं करके दिखाना। यानी कि ये नहीं कि वो टीम भावना सिर्फ टीचर्स के लिए, बल्कि उनको पहल करके ये अपने साथ दिखानी है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। इसके साथ ही सभी के विचारों को सुनना, उन्हें सम्मान देना और फिर निर्णय लेना, और अन्य लोगों को भी निर्णय और जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करना। अपने साथ कार्य कर रहे शिक्षकों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहना, और जो दूसरों ने जो भी प्रयास करे हैं, जो भी उनके व्यक्तिगत प्रयास हैं, उनकी सराहना करना। तो इस तरीके से अगर ये सारे गुण एक हेड टीचर के अंदर हैं तो निश्चित रूप से वो अपने विद्यालय को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये शैक्षिक नेतृत्व है इसके कितने प्रकार होते हैं भाई, क्योंकि सबका काम करने का अपना अपना तरीका होता है, तो उसी के आधार पर शैक्षिक नेतृत्व के भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे कि एक होता है सत्ताधारी या निरंकुश। तो ये कैसा होता है? इसमें जो नेता है वो खुद निर्णय लेता है और अपनी इच्छा अनुसार कार्य का संचालन करता है। इसमें अन्य सभी जो सदस्य हैं वो उसी के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं।
अब इसका गुण क्या है कि इसमें व्यवस्था और अनुशासन रहता है, लेकिन इसका अवगुण क्या है कि इसमें जो समूह के सदस्य हैं वो अधीनता का अनुभव करते हैं और जो उनका मोरल है वो डाउन हो जाता है। दूसरी शैली होती है लोकतंत्रीय या जनतंत्रीय या सहभागी शैली, यानी कि डेमोक्रेटिक स्टाइल। इसमें क्या है, इसमें जो काम करने वाला है, जो नेता है, वो अपनी टीम की राय से निर्णय और योजना बनाता है, यानी कि इसमें टीम भावना को महत्व दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि सभी सदस्य किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त रहते हैं और उनका मनोबल ऊंचा रहता है। लेकिन इसकी कमी क्या है, इसकी कमी यह है कि विचारों में भिन्नता होने के कारण सभी सदस्य एकमत नहीं हो पाते और जिससे उद्देश्य की प्राप्ति होने में बाधा पड़ती है। अब तीसरी शैली क्या है भाई, यह है अनहस्तक्षेपी या स्वतंत्र शैली। इसमें क्या है, इसमें जो टीम का नेतृत्व करने वाला यानी जो लीडर है, जो नेता है, या कह सकते हैं कि जो हमारे एचएम है, वो किसी भी सदस्य के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि वो टीम के सभी सदस्यों को उद्देश्यों को समझाते हुए आवश्यकता अनुसार कार्य करते हैं, यानी कि टीम के सदस्यों पर उनका न्यूनतम नियंत्रण होता है। अब इसकी विशेषता क्या है कि यह शैली विश्वसनीय और योग्य लोगों की छोटी टीम में कारगर होती है। और इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है, इसकी कमी यह है कि नेता का हस्तक्षेप न होने या बहुत ही कम हस्तक्षेप होने से टीम में व्यवस्था और अनुशासन की कमी होती है। तो हमने ये 3 प्रकार देखे। अब यहाँ पर क्या है, हर एक शैली के अलग अलग अपने अपने गुण हैं और अपने अपने दोष हैं। तो अब इसमें ये प्रधान अध्यापक को निश्चित करना है कि उसको कब कौन सा तरीका अपनाना है, क्योंकि ये तीनों ही शैली अपनी अपनी जगह पर सही है और कोई ना कोई योजना बनाते हुए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी कि हम इनमें से किसी भी शैली को अपना सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी मानी जाती है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारे देश का शासन वो कैसे चलता है, लोकतंत्र शैली पर। तो जो सबसे अच्छी, सामान्य तौर पर जो सबसे अच्छी शैली मानी जाती है किसी भी सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए, वो लोकतंत्रीय शैली ही मानी जाती है। लेकिन परिस्थिति और समय के अनुसार जो एचएम है वो तीनों ही शैली का समय समय पर प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं विद्यालय का विजन। भाई देखो, प्रधान अध्यापक के पास अपने विद्यालय के जो शैक्षिक प्रगति है या उन्नति है उसके लिए स्पष्ट सोच होनी चाहिए, यानी कि उनको ये पता है कि हमारे विद्यालय में इतने शिक्षक हैं और इतने बच्चे हैं और हमारे विद्यालय की किसी भी स्टैंडर्ड पर क्या स्थिति है, तो उसी के अनुसार उनको एक कार्य योजना बनानी है जिससे कि वो अपने विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय बना सके। इसके लिए यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं कि जो एक आदर्श विद्यालय के विजन है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो विद्यालय में बच्चों को अभिव्यक्ति के लिए सुरक्षित स्थान और अवसर हो। जो अधिगम है यानी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बिना किसी भय तनाव के होना चाहिए और बहुत ही रुचिपूर्ण वातावरण में होना चाहिए। विद्यालय में बच्चों के साथ उनकी उम्र, लिंग, सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या फिर भाषा या सीखने की गति, किसी के भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी उस विविधता का सम्मान करना चाहिए। अधिगम के लिए बाल केंद्रित गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए। जैसा कि हमने ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में पढ़ा था कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। बच्चों की जो भी अधिगम समस्याएं यानी कि लर्निंग प्रोसेस से जुड़ी हुई जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षक और बच्चों के संबंध ऐसे होने चाहिए कि बच्चे और शिक्षक आपस में मिलकर एक दूसरे को जानने और समझने की सक्रिय कोशिश करते हों और शिक्षक शिक्षिकाओं को बच्चों की क्षमता पर विश्वास होना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो समय समय पर कक्षा के बाहर भ्रमण करने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए जाते हों। स्वच्छता होनी चाहिए विद्यालय में, यानी कि स्वच्छता समिति जो कि ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करे कि विद्यालय में स्वच्छता का वातावरण हो। इसके साथ साथ बच्चों को रचनात्मक कार्यों के प्रदर्शन का मंच भी उपलब्ध कराना चाहिए। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी हमें कराने के मौके उपलब्ध कराने चाहिए। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पीने का पानी, शौचालय और खेल के मैदान की सुविधा अवश्य होनी चाहिए ताकि बच्चे सहज भाव से उनका उपयोग कर सकें। बच्चों के आगमन पर उनके स्वागत की परंपरा हो, यानी कि जब भी कोई नया बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन लेने आए
तो हम उसका इस तरीके से स्वागत करें कि वो वहाँ पर रोज़ आने के लिए उत्सुक रहे। और इसके अलावा आजकल हर स्कूल में पुस्तकालय है, तो पुस्तकालय में बच्चों की पसंद की ऐसी सुंदर सुंदर पिक्चर्स वाली पुस्तकें होनी चाहिए कि बच्चे उनको पढ़ने के लिए लालायित रहें। और कक्षा में बच्चे छोटे बड़े समूह में कार्य करने नजर आएं, कार्य करते नजर आएं, यानी कि वो कार्य करें, ऐसी हम स्थिति वहाँ पर बनाएं। और बच्चों के बीच किसी भी काम में कोई भी भेदभावपूर्ण या अपमानजनक स्थिति पैदा ना हो, यानी कि सभी बच्चों को सीखने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। अगर ये ऐसा माहौल हमारे विद्यालय में है तो हम कह सकते हैं कि हमारा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय बन सकता है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना है। और विद्यालय विकास योजना का निर्माण करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें आवश्यकताओं का आकलन और गैप पता करना है, यानी कि हमें ये देखना है कि हमारे विद्यालय में किस किस चीज़ की आवश्यकता है, यानी क्या चीज़ हमारे पास कम है, हम किस चीज़ की सुविधा अपने बच्चों को देकर उनके जो लर्निंग गैप है उसको कम कर सकते हैं। फिर क्या करना है हमें, जब हमें आवश्यकताओं का आकलन कर लिया, फिर हमें लक्ष्यों का निर्धारण करना है, यानी कि हमें जो भी हमारे विद्यालय में कमी है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, क्या वो पूरा करने योग्य है, मीन्स क्या हम उसे अपने लेवल से ही पूरा कर सकते हैं या हमें उसे पूरा करने के लिए सरकारी प्रयासों की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें कार्य योजना का निर्माण करना है, यानी कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं हम उनको कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए हमें एक प्लानिंग करनी है। उसके बाद कार्य योजना का क्रियान्वयन और सहयोग, उस कार्य योजना का क्रियान्वयन करने के लिए हमें अपने पूरे जो भी शैक्षिक हमारा स्टाफ है, स्कूल का स्टाफ है, उसकी मदद से उसको पूरा करना है। और उसके बाद लास्ट में हमें उस कार्य योजना की समीक्षा करनी है, यानी कि हमने जो भी कार्य योजना बनाई, जो प्लानिंग करी है, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसकी वजह से हमें बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। तो हम उस कार्य योजना की समीक्षा करेंगे और फिर अध्यापक, बच्चे और समुदाय, यानी हम उसमें समाज को भी, सोसाइटी को भी शामिल करेंगे, उनके साथ मिलकर हम कार्य योजना की समीक्षा करेंगे और सभी से उनके सुझाव मांगेंगे। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है नियमित उपस्थिति, यानी कि जब बच्चे में अपेक्षित शैक्षिक स्तर की पहली शर्त है क्या, नियमित उपस्थिति, क्योंकि हमारे जो परिषदीय विद्यालय हैं वो अक्सर बच्चों की अनियमित उपस्थिति से ग्रसित रहते हैं और इसके लिए अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि अभिभावकों में या बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव, बच्चों का घर गृहस्थी खेती बाड़ी के कार्यों में संलग्न रहना, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करना, कुछ बीमारी, कभी कभी बच्चे रिश्तेदारों के घर बहुत लंबे समय के लिए चले जाते हैं। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो बच्चों को कम उपस्थिति के लिए प्रेरित करती हैं, मीन्स बच्चे स्कूल में कम आना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रयास करना है कि हम किसी भी तरीके से बच्चों को रेगुलर स्कूल आने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि अगर बच्चे नियमित रूप से उपस्थित होंगे तो वो कुछ ना कुछ अवश्य ही सीखेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को हम रेगुलर स्कूल आने के लिए प्रेरित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एक तो हम नियमित अभिभावक संपर्क कर सकते हैं, हम एसएमसी की मीटिंग, जो हम पीटीए करते हैं, मतलब कि जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है वो बना सकते हैं, उसको एक्टिव करके स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनको विद्यालय से जोड़ सकते हैं और समुदाय की बहुत सक्रिय सहभागिता के द्वारा भी। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस जैसी महत्वपूर्ण तिथियों पर हम बच्चों की 100% सहभागिता सुनिश्चित कराकर भी उन्हें रेगुलर स्कूल आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और जो नियमित आने वाले बच्चे हैं उनके माता पिता को हम एसएमसी, पीटीए, एमटीए की बैठक में या फिर सार्वजनिक तौर पर सम्मानित करके बाकी पेरेंट्स को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अब देखिए, जब बच्चा नियमित रूप से स्कूल आएगा तो वो कुछ ना कुछ अवश्य सीखेगा। देखो, इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, हम स्कूल खुलने से पूर्व मोबाइल फ़ोन द्वारा अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कह सकते हैं। और जब 30 त्यौहार निबट जाते हैं उसके बाद हम बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए फिर से प्रयास कर सकते हैं। वैसे ही जब कोई फसल काटने का समय बीत चुका होता है तो उसके बाद भी हम बच्चों को फिर से स्कूल में लाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि इसमें कुछ केस स्टडीज़ भी दी हुई हैं, यानी कि कुछ हमारे
प्रदेश के ही कुछ जिलों में कुछ नवाचारी शिक्षक नए नए प्रयोग करते हैं। तो उसी में से एक केस स्टडी जिसमें दी हुई है प्राथमिक विद्यालय विश्वनाथपुर ब्रह्मपुर गोरखपुर की। यहाँ पर क्या नवाचार किया गया एक शिक्षक द्वारा कि वो विद्यालय में बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए एक नवाचार उन्होंने किया है, चिट्ठी उनके घर। इसमें क्या है, शिक्षक के द्वारा एक चिट्ठी लिखी जाती है जिसमें स्कूल रेगुलर न आने वाले बच्चों की सूचना होती है, और फिर ये जो चिट्ठी है ये उन सभी बच्चों को सूचना दी जाती है इसके द्वारा जो अनुपस्थित रहते हैं। अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के गांव में रहने वाले बच्चे को ये चिट्ठी दी जाती है, उसको जो रेगुलर स्कूल आता है वो बच्चा उस चिट्ठी को अनुपस्थित रहने वाले बच्चे के अभिभावक को पढ़कर सुनाता है। उस चिट्ठी में क्या लिखा होता है कि आपका बच्चा इतने दिन से लगातार अनुपस्थित है जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, तो अतः आप अपने बच्चे को नियमित रूप से विद्यालय भेजकर उसके भविष्य का निर्माण करने में सहयोग करें। अब जब बच्चा ये चिट्ठी पढ़ देता है, जो रेगुलर जाने वाला बच्चा है, और उस बच्चे के पेरेंट्स जो रोज नहीं आता है उस पर साइन करते हैं, फिर ये पत्र विद्यालय में जमा हो जाता है। अब इसको भेजने का क्या फ़ायदा है, एक तो जो अभिभावक हैं उनको ये पता चलती है कि हाँ हमें अपने बच्चे को डेली विद्यालय भेजना है, नहीं तो हमारे घर ऐसी चिट्ठी आ जाएगी। दूसरा, जो बच्चा है, जो अभिभावक है, वो ये महसूस करता है कि जो बच्चा चिट्ठी पढ़ रहा है वो सिर्फ इसलिए पढ़ पा रहा है क्योंकि वो रोज़ स्कूल जाता है, और अगर हम अपने बच्चे को रोज़ स्कूल भेजेंगे तो हमारा बच्चा भी इस लायक हो जाएगा। इसके अलावा अभिभावक को अपने बच्चे के स्कूल ना जाने की स्थिति का भी पता चलता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल घर से तो आ गए कि हम स्कूल जा रहे हैं लेकिन वो रास्ते में ही कहीं रुक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, बच्चों की रेगुलर अटेंडेंस के लिए हम इस तरह के प्रयास कर सकते हैं। अब इसमें हम आगे क्या देखेंगे, आगे इसमें टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन। अब हम इसमें ये देखेंगे कि आंकड़े क्या हैं। आंकड़े मतलब कुछ भी ऐसी जानकारियां जो संख्याओं के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं वो आंकड़े कहलाते हैं। यानी कि आंकड़े संख्याओं का एक ऐसा संग्रह है जिसे कुछ लाभप्रद जानकारी के लिए प्राप्त किया जाता है, और इसमें दो प्रकार की जानकारियां प्राप्त की जाती हैं, संख्यात्मक और गुणात्मक। संख्यात्मक जानकारियों को आंकड़े कहते हैं, और वहीं कुछ जानकारियां संख्याओं में नहीं बल्कि भाषाओं में ही एकत्र की जाती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक मैच के आंकड़े देखे कि एक बल्लेबाज है, बल्लेबाज नंबर 1, उसने 13 रन बनाए 45 बॉल में, दूसरे ने 45 रन बनाए 51 बॉल में। तो इस तरीके के आंकड़ों से हम कई सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, किसने सबसे कम बनाए, किसने प्रति बॉल सबसे ज़्यादा रन बनाए। तो यहाँ पर इन आंकड़ों से हमें क्या पता चलता है, इन आंकड़ों का क्या महत्व है। इनका महत्व ये है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए हमें आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अगर हमारे पास सही और प्रामाणिक आंकड़े होंगे तो हम आसानी से कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन कर सकते हैं। जैसे कि मौसम संबंधी जानकारी और आंकड़े के आधार पर किसान अपनी फसल के बारे में निर्णय लेते हैं, तो उसी प्रकार से हम भी कुछ शैक्षिक आंकड़ों को देखकर ये निर्णय लेते हैं कि हमारे विद्यालय में किस चीज़ की कमी है और हम या किस सब्जेक्ट में बच्चा हमारा ज़्यादा कमज़ोर है, हमें उसके कौन से लर्निंग आउटकम पर ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर परीक्षा परिणाम संबंधी आंकड़े दिए हुए हैं, तो इनकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि हमारा बच्चा किस चीज़ में कमज़ोर है, उसको हमें मतलब किस प्रकार आगे बढ़ने में उसकी हेल्प कर सकते हैं, किस प्रकार की शिक्षण योजना बनाकर हम उसे आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बातें, अगर हम एक अच्छे विद्यालय, अच्छी कक्षा के सूचकों को ध्यान में रखें तो हमें अपने विद्यालय की वर्तमान स्थिति की हमेशा तुलना करते रहनी चाहिए। जो भी आवश्यक आंकड़े हैं उनको अपनी डायरी में अवश्य दर्ज करना चाहिए, और उन आंकड़ों के आधार पर ही हमें अपने विद्यालय की कार्य योजना को प्रभावी बनाना चाहिए। अब दूसरी होती है गुणात्मक सूचनाएं। ये जो अभी हम बात करते हैं ये थी संख्यात्मक सूचनाएं। गुणात्मक सूचनाएं क्या होती हैं, वो आंकड़ों में नहीं होती बल्कि वो शब्दों में लिखी जाती हैं। कैसे लिखी जाती हैं कि जैसे किसी विद्यार्थी, शिक्षक या एसएमसी के बेहतर प्रयास को अभिलिखित करना, यानी कि रजिस्टर में लिखना कि हाँ उसने ये वाला बेहतर प्रयास किया और इसका ये रिजल्ट निकला, ये परिणाम आया। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बेहतर प्रयासों का एक संकलन तैयार करें और उनका प्रचार प्रसार करें। अच्छे कार्य करने वालों को प्रोत्साहन करें,
अन्य विद्यार्थी, शिक्षक, एसएमसी को भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता हेतु हम कुछ कार्य योजना बना सकते हैं, जैसे विद्यालय प्रबंध समिति जो है वो विद्यालय और समुदाय के बीच एक ब्रिज की तरह काम करती है। तो उसमें हम उसके क्या क्या हम योजना बना सकते हैं और उसका क्या क्या क्षेत्र हो सकता है, जैसे कि भौतिक संसाधन, चारदीवारी, पंखा, फर्नीचर, स्टेशनरी, पेयजल, स्मार्ट बोर्ड, शैक्षिक तकनीक से आदि उपकरण, ये हो गए हमारे भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन में आ गया हमारे कक्षा का वातावरण और सह शैक्षिक क्रियाकलाप। तो यहाँ पर हम सामुदायिक सहभागिता के प्रकार को स्पष्ट करते हुए समुदाय से संपर्क स्थापित करेंगे और हम उनकी मदद लेते हुए ऐसी कार्य योजना बनाएंगे जिससे कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको और ज़्यादा बेहतर बना लें और समुदाय का भी जुड़ाव उसमें स्थापित कर लें। इसके लिए क्या क्या गतिविधि हो सकती है? समस्त अध्यापकों द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक में प्रतिभाग किया जाए। लेखपाल, एएनएम और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से संपर्क करके एसएमसी की बैठक में प्रतिभाग करने के लिए अनुरोध किया जाए। बैठक में छात्र छात्राओं की उपस्थिति पर चर्चा की जाए और विद्यालय न आने वाले बच्चों का विवरण तैयार करके उनके परिवार से संपर्क किया जाए। बैठक में ही हमें अभिभावकों के साथ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्कूल बैग, स्वेटर वितरण पे चर्चा करनी चाहिए और तभी हमें उन्हें बताना चाहिए कि वो अपने बच्चों को डेली यूनिफॉर्म में ही स्कूल भेजें। एमडीएम योजना के अंतर्गत जो भी हमारा भोजन बन रहा है उसमें भी हम समुदाय का सहयोग ले सकते हैं। विद्यालय भवन के रखरखाव और साफ सफाई की व्यवस्था पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम समुदाय का सहयोग लेकर अपने विद्यालय को विकास की ओर आगे ले जा सकते हैं। अब इसी मतलब पार्ट 5 में ही एक टॉपिक था समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा क्या है भाई? समावेशी शिक्षा का अर्थ एक ऐसी शिक्षा से है जो सबके लिए है, क्योंकि विद्यालय में तो विविधताओं से भरे बच्चे होते हैं। तो उन सारे विविधता भरे बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना वही समावेशी शिक्षा है। यानी कि ऐसी शिक्षा जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर न होकर सभी को शामिल किया जाए। इसकी क्या विशेषताएं हैं? यह विद्यालय में नामांकित सभी बच्चों के लिए है। इसमें बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर का खास तौर से ध्यान रखा जाता है और इसमें ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें सभी बच्चे अपने स्तर और क्षमता के अनुसार शामिल होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इससे बच्चों में आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। जो समावेशी शिक्षा है वो एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि इसमें दिव्यांग बच्चे को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। तो हम शिक्षकों को अपनी कक्षा में सहयोग की भावना के विकास हेतु कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे समावेशी माहौल का सृजन हो सके। कैसे तरीके हो सकते हैं वो? जैसे खेलों का आयोजन, समस्या समाधान की प्रक्रिया में सभी बच्चों को शामिल करना, किताबों और गीतों का आदान प्रदान करना और बच्चों की कोई टीम बनाना। तो इस तरीके से हम बच्चों को समावेशी शिक्षा के लिए, बच्चों और शिक्षकों दोनों को ही प्रेरित कर सकते हैं। तो ये था हमारा भाग 5। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम भाग 6 का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।